इमरान की उम्र जब 7 साल थी तब उसने पहली बार सुना था कि उसका इस घर में होना किसी को पसंद नहीं। बात कोई सीधे मुंह नहीं कही गई थी, बच्चों से कभी सीधे नहीं कहते, मगर दीवारें सुनती हैं और बच्चे उससे भी ज्यादा। वो उस रात आंगन में बैठा था, मां की पुरानी चादर ओढ़े जो अब धागों से उधड़ चुकी थी, और अंदर से आवाजें आ रही थीं, तेज, तल्ख और बेरहम। सौतेली अम्मी रजिया बेगम की आवाज थी जो दीवारों को चीरती हुई बाहर आ रही थी, और उसमें उसका नाम था इमरान। जैसे कोई गाली हो, जैसे कोई बोझ हो जिसे वो रोज उठाती हो और रोज फेंकना चाहती हो। उसने उस रात घुटनों में सिर दे दिया था और आसमान की तरफ देखा था। बादल थे, तारे नहीं थे, और वो सोचता रहा था कि शायद वो खुद भी किसी बादल की तरह है जो कहीं का नहीं। उसकी अपनी मां नसरीन 3 साल पहले चली गई थी। बुखार था, इलाज नहीं था, और जो था वो काफी नहीं था। इमरान को याद था उसकी हथेलियां नरम, गर्म और थोड़ी खुरदरी, जैसे उन्होंने बहुत काम किया हो और फिर भी कोमलता न छोड़ी हो। नसरीन जाते जाते बस इतना कह गई थी कि बेटा, अपने अब्बू का ख्याल रखना। और इमरान ने वो बात दिल में इस तरह ढसा ली थी जैसे कोई कील ठोक दे जो बाद में निकाले नहीं निकलती। अब्बू यानी यूसुफ, एक थके हुए, खामोश और टूटे हुए आदमी जो जिंदगी से लड़ते लड़ते इतना थक गए थे कि लड़ना भूल गए थे। यूसुफ ने नसरीन के जाने के बाद रजिया से निकाह किया था। मजबूरी थी, घर था, बच्चा था और अकेलापन था जो रात को बहुत भारी होता है। रजिया अपने साथ अपना बेटा लाई थी, आदिल, जो इमरान से 2 साल बड़ा था और जिसकी आंखों में पहले दिन से एक ऐसी चमक थी जो खुद की तारीफ मांगती थी। मोहल्ला छोटा था, घर मिट्टी और ईंट का था। छत पर एक जगह से पानी टपकता था बरसात में, और उस जगह को इमरान हमेशा अपनी चारपाई से दूर कर लेता था। इसलिए नहीं कि उसे भीगने से डर था, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी वजह से परेशान हो। यही उसकी फितरत थी। हट जाओ, जगह दो, खुद थोड़ा कम लो ताकि दूसरों को थोड़ा ज्यादा मिले। स्कूल वो पैदल जाता था 2 किलोमीटर रोज। जूते 1 साल से फटे थे, मगर उसने अब्बू से नहीं मांगे। इसलिए नहीं कि शर्म थी, बल्कि इसलिए कि जानता था अब्बू के पास नहीं है और मांगने से उनकी आंखें झुक जाती हैं, और इमरान को वो आंखें झुकी हुई देखना अच्छा नहीं लगता था। आदिल की दुनिया अलग थी। आदिल की अम्मी उसके लिए हर चीज लाती थी, नई किताबें, नए कपड़े, और वो तरीका जिससे वो उसे देखती थी जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती नगीना हो। आदिल को यह पता था और वो इसका भरपूर फायदा उठाता था। खाने की मेज पर यूसुफ के सामने भी वो ऐसे बोलता था जैसे इमरान हवा हो, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, बस जगह घेरता है। एक दिन जब इमरान ने स्कूल में पहला इनाम जीता, एक छोटी सी किताब उर्दू लिखाई में, और घर आकर अब्बू को दिखाया तो यूसुफ की आंखें भर आई थीं। उन्होंने इमरान का माथा चूमा था और कहा था, बेटा, तू मेरी नाक है। रजिया वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो भाव आया वो मुस्कुराहट नहीं था, वो कुछ और था जो इमरान उस वक्त समझ नहीं पाया, मगर बाद में समझा। वो था हिसाब, एक ठंडा पक्का हिसाब जो अभी बही खाते में लिखा जा रहा था। साल दर साल गुजरते गए, इमरान बड़ा होता गया। उसने मैट्रिक पास किया अच्छे नंबरों से। उसने चाहा था कि आगे पढ़े, कॉलेज जाए, कुछ बने, मगर घर में पैसे नहीं थे। यूसुफ की छोटी सी दुकान थी लोहे के सामान की, जो किसी तरह घर चलाती थी, मगर सपने पूरे करने लायक नहीं थी। इमरान ने खुद फैसला किया, पढ़ाई रोको, काम करो। वो एक राजमिस्त्री के साथ लग गया। सुबह से शाम तक ईंटें उठाना, सीमेंट घोलना, दीवारें चुनना। हाथ सख्त हो गए, पीठ दर्द करती थी, मगर शाम को जो कुछ मिलता उसका एक हिस्सा वो चुपचाप अब्बू के तकिए के नीचे रख देता था। यूसुफ कभी कभी पूछते, इमरान, ये कहां से आया? और इमरान कहता, अब्बू, काम किया था, मिला। यूसुफ कुछ नहीं कहते, बस हाथ पकड़ लेते, और उस हाथ की पकड़ में इमरान को सब कुछ मिल जाता था। आदिल इस सब से बेखबर नहीं था। वो देखता था और देखकर जलता था। उसे समझ नहीं आता था कि जिस लड़के के पास कुछ नहीं है, जिसे इस घर में कोई चाहता नहीं, वो इतना सुकून से क्यों रहता है। उसके चेहरे पर शिकायत क्यों नहीं, उसकी आंखों में नफरत क्यों नहीं। आदिल को यह बात तकलीफ देती थी कि इमरान टूटता नहीं था, तो वो तरीके ढूंढता था तोड़ने के। कभी उसकी चीजें छुपाता, कभी अब्बू के सामने झूठी बात कहता,
अब्बू, इमरान ने बाजार में आपकी बात किसी से कही। यूसुफ को अक्सर समझ नहीं आता था, वो दोनों के बीच नहीं पड़ते थे, मगर कभी कभी जब रात को इमरान उनके पास बैठता था और वो उसके बाल सहलाते थे तो धीरे से कहते, बेटा सब्र कर, अल्लाह देखता है। और इमरान सोचता, हाँ देखता है, जरूर देखता है। रजिया बेगम का घर पर कब्जा धीरे धीरे और मजबूत होता गया। पहले रसोई उनकी थी, फिर बाहर की बैठक, फिर यूसुफ के फैसले, और आखिर में यूसुफ की जुबान भी कुछ हद तक उनकी हो गई। यूसुफ एक थके हुए आदमी थे जो झगड़े से डरते थे, और रजिया को यह पता था। वो कभी सीधे इमरान को मारती नहीं थी, वो ज्यादा होशियार थी। वो काम करवाती थी, ताने देती थी, और जब यूसुफ सुन सकते थे तब जरा नरम रहती थी, और जब नहीं सुन सकते थे तब वो असली रंग दिखाती थी। इमरान ने सीख लिया था यह सब झेलना, बिना जवाब दिए, बिना रोए, बिना किसी से कहे। उसके अंदर एक ऐसी खामोशी पल रही थी जो कमजोरी नहीं थी, वो एक गहरी पक्की ताकत थी जो अभी बन रही थी, जिसे खुद इमरान नहीं जानता था। एक रात, इमरान की उम्र कोई 18 साल रही होगी, यूसुफ ने उसे अपने पास बुलाया। देर हो चुकी थी, घर में सब सो रहे थे। यूसुफ की आंखें थकी हुई थीं, मगर उनमें कुछ और भी था। एक बात जो कहनी थी और बहुत देर से रुकी हुई थी। उन्होंने इमरान का हाथ पकड़ा और कहा, इमरान, मैं जानता हूं इस घर में तेरे साथ क्या होता है। मैं कमजोर हूं, मैं रोक नहीं पाया, मगर तू जान, तू मेरा बेटा है, सिर्फ तू। इमरान की आंखें भर आईं, मगर आंसू नहीं गिरे। उसने अब्बू का हाथ दोनों हाथों में ले लिया और कहा, अब्बू, आप बस ठीक रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उस रात वो बहुत देर तक अब्बू के पास बैठा रहा, बिना कुछ बोले, बस साथ रहकर। वो रात इमरान को हमेशा याद रही, इसलिए नहीं कि उसके बाद सब बदल गया, बल्कि इसलिए कि उसके बाद जो आया वो और मुश्किल था, और उस रात की याद ने उसे थामे रखा। सर्दियां उस साल कुछ ज्यादा ही सख्त थीं। हवा में एक ऐसी नमी थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी, और रात को कंबल भी काफी नहीं लगता था। इमरान उन दिनों एक नई साइट पर काम कर रहा था। शहर के दूसरे कोने पर एक बड़ी इमारत बन रही थी और वहां मजदूरों की जरूरत थी। वो सुबह अंधेरे में उठता, ठंडे पानी से मुंह धोता, एक रोटी खाता जो रात की बची होती, और निकल जाता। वापसी शाम को होती, थका हुआ, धूल से सना हुआ, मगर जेब में कुछ पैसे लेकर। उन पैसों को वो घर में इस तरह खर्च करता था कि किसी को पता न चले कि वो उसी के हैं। राशन आ जाता, दवाई आ जाती, और बिजली का बिल जो 3 महीने से रुका था वो भी किसी तरह चुक जाता। रजिया बेगम कभी नहीं पूछती थीं कि पैसे कहां से आए, वो बस ले लेती थीं जैसे यह उनका हक हो, और इमरान कभी नहीं बताता था जैसे यह उसकी जिम्मेदारी हो। यूसुफ की सेहत उन दिनों ढलान पर थी। पहले बस खांसी थी, रात को, सुबह को, बीच बीच में। फिर खांसी के साथ कमजोरी आई, फिर बुखार आने लगा जो आता और जाता, मगर पूरी तरह कभी नहीं जाता। यूसुफ खुद इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, कहते थे उम्र हो गई, थकान है, ठीक हो जाएगा। मगर इमरान देख रहा था, वो रोजाना अब्बू के चेहरे को पढ़ता था जैसे कोई किताब पढ़े, और वो किताब उसे बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। उनका रंग पीला पड़ता जा रहा था, आंखें अंदर धंसती जा रही थीं, और जो हाथ कभी लोहे के सामान उठाते थे वो अब कांपते थे चाय का कप उठाते वक्त। एक शाम इमरान घर आया तो देखा यूसुफ चारपाई पर लेटे हैं, और उनकी सांस कुछ अजीब सी है, भारी, जैसे हर सांस लेने में मेहनत लग रही हो। उसने माथा छुआ, बुखार था, और वो बुखार पिछले बुखारों से अलग था। इमरान ने फौरन रजिया बेगम को बुलाया और कहा, अम्मी, अब्बू को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, आज रात ही। रजिया बेगम उस वक्त चौंके में थी। वो बाहर आईं, एक नजर यूसुफ पर डाली और बोली, अरे बुखार है, हो जाता है सर्दियों में, सुबह देखेंगे। इमरान ने कहा, नहीं, यह बुखार आम नहीं है, अब्बू की सांस देखिए। रजिया ने हाथ झटका और बोली, तू डॉक्टर है, रात को कहां जाएगा, पैसे हैं, बकवास बंद कर। और वो वापस चौके में चली गई। आदिल उस वक्त बाहर कमरे में बैठा कोई फिल्म देख रहा था। इमरान उसके पास गया और बोला, भाई, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल। आदिल ने 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजरें उठाईं, फिर वापस कर ली और बोला, रात के 10 बज रहे हैं, कल सुबह देखेंगे, तू हमेशा बेकार की बातों में शोर मचाता है। इमरान खड़ा रहा, 1 पल, 2 पल,
फिर वो वापस अब्बू के कमरे में आया, उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और मन में कुछ पक्का कर लिया। उस रात इमरान ने अपनी जमा पूंजी निकाली, वो जो उसने महीनों से एक पुरानी डिब्बी में रखी थी, एक एक रुपया जोड़कर गिना। काफी नहीं था, मगर शुरुआत के लिए था। वो पास के मोहल्ले में गया, अपने एक जानने वाले से रिक्शा मांगा और रात 11 बजे अकेले अब्बू को उठाकर, सहारा देकर, रिक्शे पर बिठाकर सरकारी अस्पताल ले गया। रास्ते में यूसुफ ने एक बार आंखें खोली और इमरान को देखकर बोले, बेटा तू यहां है? इमरान ने कहा, हां अब्बू मैं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा, बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण था। कहा कि अगर और रुकते तो रात मुश्किल हो सकती थी। इमरान ने सुना, दिल ने एक धक्का खाया, मगर चेहरे पर कुछ नहीं आया। उसने इलाज शुरू करवाया, दवाइयां लीं और सुबह तक वहीं बैठा रहा, उसी प्लास्टिक की कुर्सी पर, ठंडे बरामदे में, बिना कंबल के। घर वापस आए तो सुबह हो चुकी थी। रजिया बेगम रसोई में थी। उन्होंने इमरान को देखा, फिर यूसुफ को देखा और बोली, कहां ले गए था रात को बिना बताए? इमरान ने सिर्फ इतना कहा, अस्पताल, अब्बू ठीक हैं। रजिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाय बनाई, सिर्फ 2 कप, अपने और आदिल के लिए। इमरान ने देखा, कुछ नहीं कहा और पानी पीकर फिर काम पर निकल गया। अगले हफ्ते से इमरान की दिनचर्या बदल गई। सुबह काम पर जाने से पहले वो अब्बू की दवाई का इंतजाम करता, दोपहर में किसी से खाना घर पहुंचवाता, कभी पड़ोस की अम्मी की मदद से, कभी खुद वापस आकर। शाम को अस्पताल का चक्कर होता। डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए कहा था। पैसे कम पड़ते तो वो साइड के उस्ताद से पेशगी मांगता, बिना शर्माए, बिना झिझके, क्योंकि यह शर्म की बात नहीं थी, ये जरूरत थी और जरूरत के लिए मांगने में कोई ऐब नहीं। उस्ताद को पता था इमरान कैसा लड़का है। वो हमेशा दे देते थे और कहते थे कि महीने के आखिर में काट लेंगे। आदिल इन दिनों घर में ज्यादा रहता था। कोई काम नहीं था उसके पास, या यूं कहें कि करना नहीं चाहता था। वो उम्र में इमरान से बड़ा था, मगर जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं थी। रजिया ने कभी सिखाई नहीं। उनका बेटा हर चीज का हकदार था, मेहनत करके कमाने का नहीं। आदिल के कुछ दोस्त थे जो उसे बाहर लेकर जाते। देर रात वापसी होती और सुबह वो सोता रहता। यूसुफ ने एक बार कहा था, आदिल बेटा कोई काम धंधा देखो। आदिल ने अम्मी की तरफ देखा था और रजिया ने यूसुफ से कहा था, अभी बच्चा है, जल्दी क्या है? यूसुफ चुप हो गए थे। इमरान एक दिन काम से लौटा तो देखा कि अब्बू बैठे हैं और आदिल उनके सामने खड़ा है, कुछ पैसे मांग रहा है। यूसुफ ने कहा, बेटा मेरे पास नहीं है। आदिल ने कहा, तो इमरान से लो, वो तो रोज कमाता है। इमरान ने दरवाजे से यह सुना। वो अंदर आया, जेब में जो था निकाला, उस दिन की पूरी कमाई, और अब्बू के हाथ में रख दिया। बोला, अब्बू आप रख लीजिए। आदिल ने वो पैसे देखे, मुस्कुराया और बोला, देखा कहां था ना। इमरान ने आदिल की तरफ नहीं देखा। वो सीधे अंदर चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके पेट में भूख थी। उस रात खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने किसी को नहीं बताया। हफ्ते गुजरे, यूसुफ धीरे धीरे बेहतर हुए उस बार, मगर उनका जिस्म अब पहले जैसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि आराम करें, भारी काम ना करें, खाने का ख्याल रखें। इमरान ने यह सब सुना और अपने ऊपर ले लिया, बिना कहे, बिना किसी से पूछे। दुकान बंद थी इन दिनों, यूसुफ जा नहीं सकते थे और घर का खर्च इमरान के कंधों पर था। रजिया बेगम को कभी कभी अपने मायके से थोड़ा बहुत मिलता था, वो अपने पास रखती थी। आदिल कभी कभार कुछ लाता था, 1-2 बार, मगर वो भी अपनी जरूरत के लिए खर्च हो जाता। इमरान था जो रोज निकलता था और रोज कुछ न कुछ लेकर आता था। उन्हीं दिनों एक बात हुई जो इमरान के दिल पर नक्श हो गई। यूसुफ एक शाम कुछ बेहतर थे, बाहर आंगन में बैठे थे, हल्की धूप थी। इमरान पास बैठा था। यूसुफ ने कहा, इमरान मुझे एक काम करना है, एक काम जो मैंने बहुत पहले से सोचा है मगर होता नहीं था। इमरान ने पूछा, क्या काम अब्बू? यूसुफ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, वसीयत, मैं अपनी वसीयत लिखवाना चाहता हूं, इस घर की, दुकान की, जो कुछ है उसकी। इमरान ने कहा, अब्बू अभी यह सोचने की क्या जरूरत है, आप ठीक हो जाएंगे। यूसुफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जरूरत इसीलिए है बेटा कि जब इंसान ठीक हो तभी सोचना चाहिए, जब वक्त आता है तो सोचने का मौका नहीं मिलता।
इमरान चुप रहा। यूसुफ ने आगे कहा, मैं चाहता हूं मोहल्ले के मौलवी साहब को बुलाएं और 2 गवाहों के सामने लिखवाएं। इमरान ने अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया। 2 पड़ोसी गवाह बने। रजिया बेगम उस वक्त मायके गई हुई थी। ये इत्तेफाकत था या किस्मत, ये इमरान नहीं जानता था। यूसुफ ने वसीयत लिखवाई, कांपते हाथों से मगर पक्की आवाज से। इमरान ने सुना और जो सुना उसने उसकी आंखें भर दी। हालांकि उसने रोने नहीं दिया खुद को। वसीयत में यूसुफ ने लिखवाया था कि घर और दुकान सब कुछ इमरान के नाम है। आदिल के लिए एक रकम थी अलग से, जो यूसुफ ने सालों में एक एक करके बचाई थी, मगर घर और कारोबार इमरान का था, क्योंकि वही उनकी नसरीन का बेटा था, वही उनका खून था और वही था जिसने बिना किसी से कुछ मांगे इस घर को टिकाए रखा था। मौलवी साहब ने पढ़ा, गवाहों ने दस्तखत किए, यूसुफ ने अंगूठा लगाया और वो कागज तह करके यूसुफ के संदूक में रखा गया। इमरान ने उस रात अब्बू के पांव दबाए, बहुत देर तक। यूसुफ ने कहा, बेटा मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी होने दी, माफ कर। इमरान का गला भर आया। उसने कहा, अब्बू आपने कुछ नहीं किया, आप बस थे और यही काफी था। उस रात दोनों बाप बेटे बहुत देर तक बात करते रहे। छोटी छोटी बातें, पुरानी यादें, नसरीन का जिक्र जो आया और दोनों को खामोश कर गया। और फिर उस खामोशी में एक सुकून था जो शब्दों से बड़ा था। मगर कुछ चीजें छुपती नहीं। रजिया बेगम मायके से लौटी तो पड़ोस में किसी ने अनजाने में या शायद जानते हुए जिक्र कर दिया कि यूसुफ ने वसीयत लिखवाई है। रजिया बेगम के चेहरे पर जो बदलाव आया वो देखने वाले ने बाद में बताया कि जैसे किसी ने उनके मुंह पर ठंडा पानी मार दिया हो। पहले सुन्नापन, फिर एक जलन जो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। वो घर आई, कुछ नहीं बोली, मगर उनकी आंखें बोल रही थीं। आदिल को रात को उन्होंने बुलाया और दरवाजा बंद करके बात की। इमरान नहीं जान सका क्या बात हुई, मगर उसे अंदाजा हो गया था। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। रजिया बेगम ने इमरान से बात करना बंद कर दिया। जो कभी कभी होती भी थी वो भी बंद। आदिल नजरें चुराने लगा। यूसुफ को कुछ पता नहीं था या उन्होंने जानना नहीं चाहा। वो अपनी बीमारी में थे। इमरान काम पर जाता था और काम से आता था। उसकी दुनिया वही थी, मगर वो घर की हवा पढ़ सकता था और वो हवा उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। एक रात बहुत देर को इमरान उठा। उसे पानी पीना था। आंगन पार करते हुए उसने देखा कि यूसुफ के कमरे में रोशनी है। उसने दरवाजे से झांका। रजिया बेगम अंदर थीं और यूसुफ का संदूक खुला था। इमरान ने एक पल देखा। रजिया के हाथ में वो कागज था। वो समझ गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस चला गया, चारपाई पर बैठ गया और बहुत देर तक छत को देखता रहा। उसके दिल में उस वक्त क्या था यह कहना मुश्किल है। गुस्सा था, हाँ था। दुख था, हाँ था। मगर एक और चीज भी थी जो उन दोनों से गहरी थी। एक थकान नहीं बल्कि एक तरह का यकीन। वो सोचता रहा, जो हो रहा है होने दो, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। अगले दिन वो काम पर गया। अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी। यूसुफ की तबीयत उस बार तो संभली, मगर 3 महीने बाद फिर बिगड़ी। इस बार ज्यादा तेजी से। फेफड़े पहले से कमजोर थे और अब दिल भी थकने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में रखना होगा लंबे वक्त के लिए। इमरान ने हाँ कहा। पैसे कहां से आएंगे ये उसने नहीं पूछा। वो जानता था कि इसका जवाब उसे खुद ढूंढना होगा। उसने काम के घंटे बढ़ाए, सुबह से रात तक। साइट के अलावा उसने एक दुकानदार के यहां शाम को भी काम करना शुरू किया। सामान उठाना, रखना, हिसाब लगाना। हाथ और भी सख्त हो गए, नींद और भी कम हो गई। मगर हर जुमेरात को वो अस्पताल में जो बिल था वो देता जाता। आदिल अस्पताल एक बार आया, पहले हफ्ते में, उसके बाद नहीं। रजिया बेगम कभी कभी आती, बैठती, रोती और चली जाती। इमरान रोज आता, काम के बाद थका हुआ, कभी कभी खाना खाए बिना। वो अब्बू के पास बैठता, उनसे बातें करता, उनको पानी पिलाता, दवाई का वक्त याद रखता। नर्सें उसे जानने लगी, वो जो रोज आता है। डॉक्टर ने एक बार उससे कहा, आपके अब्बू खुशकिस्मत हैं। इमरान ने सिर्फ मुस्कुराया था। उन्हीं दिनों की एक शाम यूसुफ थोड़े बेहतर थे, होश में थे, बात कर सकते थे। उन्होंने इमरान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बात पूछूं? इमरान ने कहा, पूछिए। यूसुफ ने कहा, वो वसीयत वो संदूक में है ना? इमरान ने एक पल रुककर कहा, अब्बू
आप आराम करिए, यूसुफ ने कहा। बताओ। इमरान ने उनकी आंखों में देखा, और जो उन आंखों में था उसे देखकर इमरान को पता चल गया कि अब्बू जानते हैं। शायद उन्हें उस रात आहट हुई थी, शायद उन्होंने बाद में देखा था, मगर वो जानते थे। इमरान ने धीरे से कहा, अब्बू, कागज से बड़ा कुछ होता है। यूसुफ की आंखें भर आईं। उन्होंने इमरान का हाथ और जोर से पकड़ लिया। कुछ नहीं बोले, बस पकड़े रहे। यूसुफ उस बार अस्पताल से वापस आए, कमजोर मगर जिंदा। इमरान उन्हें घर लाया, उनके लिए बिस्तर ठीक किया, उनकी दवाइयों का शेड्यूल एक कागज पर लिखकर दीवार पर लगाया। रजिया बेगम उस दिन घर में थी। उन्होंने खाना बनाया, यूसुफ को खिलाया और इमरान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। आदिल शाम को आया, आधे घंटे बैठा, फोन देखता रहा, चला गया। इमरान रात को वहीं फर्श पर सोया, अब्बू के कमरे के बाहर, ताकि अगर रात को कुछ हो तो वो सुन सके। और उसी रात को जब घर में सब सो चुके थे, जब बाहर सर्द हवा चल रही थी, रजिया बेगम चुपचाप उठी। उनके हाथ में माचिस थी और उनके दिल में वो हिसाब था जो बहुत पहले बही खाते में लिखा गया था। वो वसीयत जो गवाहों के सामने लिखी गई थी, वो कागज जो दो इंसानों की गवाही से पक्की थी, वो रात को जल गया। इमरान को सुबह पता चला, तब नहीं जब उसने देखा, बल्कि तब जब रजिया बेगम ने उससे कहा, सीधे बेपरवाही से, जैसे कोई बहुत मामूली बात हो। वो कागज जो था संदूक में, वो गलत था। यूसुफ ने खुद कहा था, नई वसीयत बनेगी। इमरान ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी मजबूती थी। इमरान ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर आया, दरवाजे पर खड़ा रहा, एक गहरी सांस ली, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। वही आसमान जिसे उसने 7 साल की उम्र में घुटनों में सिर देकर देखा था। उस वक्त तारे नहीं थे, आज सुबह थी, रोशनी थी। वो वापस अंदर गया। अब्बू की दवाई का वक्त हो चुका था। यूसुफ उस दिन कुछ नहीं बोले। शायद उन्हें पता था, शायद उन्होंने देखा था, शायद वो इतने टूट चुके थे कि बोल नहीं सकते थे। इमरान ने उन्हें दवाई दी, पानी दिया और उनके माथे पर हाथ रखा। यूसुफ ने आंखें बंद कर ली और उन बंद आंखों के कोने से एक बूंद निकली जो तकिए में समा गई। और कुछ हफ्ते बाद, जब नई वसीयत बन चुकी थी, जिसमें घर और दुकान आदिल के नाम था और इमरान के लिए बस एक टुकड़ा था जो जरूरत पूरी करने के लिए भी काफी नहीं था, यूसुफ चले गए। एक सुबह, बिना तकलीफ के, बिना शोर के, बस सांस थी और फिर नहीं थी। इमरान उस वक्त पास में था। उसने अब्बू का हाथ पकड़ा था और जब उस हाथ की गर्माहट धीरे धीरे जाने लगी तो इमरान ने पहली बार, बहुत सालों में पहली बार रोया। बिना आवाज के, बिना किसी को दिखाए, बस अब्बू का हाथ पकड़े, सिर झुकाए। जनाजे के बाद उसी शाम रजिया बेगम ने इमरान से कहा, यह घर अब आदिल का है, तू जब चाहे निकल सकता है। इमरान ने एक पल उन्हें देखा, फिर वो उठा, अपनी चारपाई के नीचे से एक पुराना थैला निकाला, उसमें अपने कपड़े डाले, 2 जोड़े, एक चादर और अम्मी नसरीन की वो पुरानी तस्बीह जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी, और वो घर से निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। इमरान जब उस गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो उसके पांव रुक गए। एक पल के लिए, बस एक पल। पीछे वो घर था जहां वो पैदा नहीं हुआ था मगर पल्ला था, जहां उसकी अम्मी की यादें थीं, जहां अब्बू की आवाज दीवारों में बसी थी, और आगे एक सड़क थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। उसके कंधे पर थैला था, जेब में कुछ पैसे थे जो उसकी आखिरी कमाई के थे, और दिल में एक ऐसा खालीपन था जो दर्द से अलग होता है। दर्द में तड़प होती है, मगर यह खालीपन शांत था, गहरा था, जैसे कोई कुआं हो जिसमें पत्थर फेंको तो आवाज बहुत देर बाद आती है। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। रात उतर रही थी, तारे निकल रहे थे और हवा ठंडी थी। फिर उसने थैला ठीक किया और चलना शुरू किया। उस रात उसने मोहल्ले की मस्जिद में पनाह ली। मौलवी साहब, वही जिन्होंने वसीयत लिखवाई थी, उन्होंने इमरान को देखा तो समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक चटाई दी और कहा, बेटा रात यहां गुजार। इमरान ने शुक्रिया कहा और उस चटाई पर लेट गया। छत ऊंची थी, पंखा बंद था, बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो सोना चाहता था मगर नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो अब्बू का चेहरा आता, वो आखिरी चेहरा जब सांस रुक गई थी और हाथ ठंडा होने लगा था।
वो करवट बदलता तो अम्मी नसरीन की तस्बीह के दाने उसकी मुट्ठी में महसूस होते, छोटे, चिकने और किसी तरह तसल्ली देते हुए। उसने तस्बीह पकड़ी और दानों पर उंगलियां फेरता रहा, बिना गिने बस फेरता रहा, और कब आंख लगी उसे पता नहीं चला। सुबह उठा तो फजर की अजान हो रही थी। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और मौलवी साहब के हाथ का चाय पिया। मौलवी साहब ने उससे पूछा, अब क्या सोचा है? इमरान ने कहा, शहर जाऊंगा। मौलवी साहब ने एक पल देखा, फिर कहा, ठीक है, मगर यह ले जा। उन्होंने एक छोटी सी पर्ची दी जिस पर एक नाम और पता था। यह मेरे भांजे का है, शहर में है, कपड़े की दुकान है, मेरा नाम लेना, काम मिल जाएगा। इमरान ने वो पर्ची ली, दोनों हाथों से जैसे कोई कीमती चीज हो, और जेब में रख ली। बस का सफर 4 घंटे का था। इमरान खिड़की के पास बैठा था और बाहर देखता रहा। खेत, पेड़, छोटे छोटे कस्बे जो आते और गुजर जाते। उसने पहले कभी इतनी दूर नहीं गया था। हर नई जगह थोड़ी अजीब लगती थी और थोड़ी दिलचस्प भी। उसके बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे जो खुद से बातें करते जा रहे थे। बेटे के यहां जा रहे थे, पोते को देखने। उन्होंने इमरान से पूछा, बेटा कहां जाना है? इमरान ने कहा, शहर। उन्होंने कहा, काम के लिए? इमरान ने कहा, हां। बुजुर्ग ने एक पल देखा और बोले, हाथ मजबूत हैं, आंखें साफ हैं, काम मिल जाएगा। इमरान मुस्कुराया, पहली बार उन दिनों में, और वो मुस्कुराहट थोड़ी अजीब लगी खुद उसे, जैसे चेहरे ने भूल गया हो यह करना। शहर पहुंचा तो शाम हो रही थी। बस अड्डे पर उतरा तो पहली बार समझ आया कि शहर क्या होता है। लोगों का रेला, आवाजों का शोर, धुएं और खाने की मिलीजुली बू, और एक ऐसी भाग दौड़ जिसमें किसी के पास किसी के लिए एक पल नहीं। इमरान एक किनारे खड़ा हो गया और थैला सीने से लगा लिया। लोग उसके आगे से गुजरते रहे, कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं देखा। यह शहर का दस्तूर था, यहां हर कोई अपनी धुन में था। इमरान ने जेब से वो पर्ची निकाली, पता पढ़ा और एक राहगीर से रास्ता पूछा। मौलवी साहब के भांजे का नाम था सलीम भाई। कपड़े की दुकान थी बाजार के अंदर एक पुरानी गली में, जहां दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थीं और ऊपर बिजली के तार इस तरह उलझे थे जैसे किसी ने जानबूझकर गांठें लगाई हों। इमरान दुकान पर पहुंचा। शटर आधा बंद हो रहा था, दिन खत्म हो रहा था। उसने अंदर झांका। एक आदमी दरमियाना कद, भरी हुई मूछें, सफेद कुर्ता, सामान समेट रहा था। इमरान ने कहा, सलीम भाई? आदमी ने पलटकर देखा। इमरान ने कहा, मौलवी हाशमी साहब ने भेजा है। सलीम भाई का चेहरा एक पल के लिए रुका, फिर थोड़ा नरम हुआ। उन्होंने कहा, अंदर आ। वो रात सलीम भाई की दुकान के पिछले कमरे में गई। एक छोटी सी जगह जहां सामान रखा था और एक चारपाई थी जो शायद कभी कभी काम आती थी। सलीम भाई नेक आदमी थे। उन्होंने खाना मंगवाया, इमरान से उसका हाल पूछा, और जब इमरान ने मुख्तसर तरीके से बताया, बस इतना कि घर नहीं रहा, काम चाहिए, तो उन्होंने ज्यादा नहीं कुरेदा। बोले, कल से आ जाना, दुकान में काम है, सामान उठाना, ग्राहकों को दिखाना, हिसाब रखना। तनख्वाह कम होगी शुरू में, मगर रहने की जगह भी साथ मिलेगी। इमरान ने कहा, जो मिलेगा काफी है। अगली सुबह से इमरान की नई जिंदगी शुरू हुई। दुकान सुबह 8 बजे खुलती थी। इमरान 7:30 बजे पहुंचता था। झाड़ू लगाता, सामान ठीक करता, शटर खोलता। ग्राहक आते तो वो बिना किसी को ऊपर से देखे, बिना किसी गुरूर के सामान दिखाता। नए कपड़े, उनके रंग, उनके दाम। सलीम भाई देखते रहते। वो समझ रहे थे कि यह लड़का अलग है। हफ्ते भर में इमरान ने सारी दुकान का हिसाब किताब समझ लिया। 2 हफ्ते में उसने वो गलतियां पकड़ ली जो पिछले कारीगर से हो रही थी। 1 महीने में सलीम भाई ने उसे हिसाब की कॉपी सौंप दी, मगर यह सफर उतना सीधा नहीं था जितना एक लाइन में लगता है। शहर में जिंदगी सस्ती नहीं थी। हर चीज का दाम था, हर कदम पर कुछ चाहिए था। दुकान के पिछले कमरे में जो जगह थी वो छोटी थी, गर्मियों में तपती थी, बरसात में भीगती थी, और उसमें हवा के लिए एक खिड़की थी जो ठीक से बंद नहीं होती थी। रात को मच्छर आते थे और इमरान उनसे लड़ते लड़ते आधी रात गुजारता था। खाना 2 वक्त का था, सुबह चाय और रोटी, रात को जो बना। दोपहर अक्सर खाली जाती। इमरान ने शिकायत नहीं की। उसे पता था कि यह वक्त ऐसा है और यह गुजरेगा। उन्हीं दिनों उसे पहली बार शहर की तन्हाई का असली एहसास हुआ।
गांव में तन्हाई अलग होती है। वहां लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बुरे भी हों तो नजर तो पड़ती है। शहर में तन्हाई अजीब होती है। चारों तरफ लोग हैं मगर कोई नहीं है। बाजार में हजारों चेहरे गुजरते हैं और कोई एक भी ऐसा नहीं जो रुक कर पूछे कि तू ठीक है। इमरान रात को कभी कभी दुकान के बाहर बैठता, गली में, सड़क की रोशनी में, और बस देखता रहता। लोग आते जाते, रिक्शे गुजरते, दूर से अजान आती, और वो बैठा रहता तस्बीह हाथ में लिए। एक रात उसे अब्बू का वो जुमला याद आया जो उन्होंने कहा था, बेटा सब्र कर, अल्लाह देखता है। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और मन में कहा, देख रहे हो ना। और अजीब बात, उस लम्हे उसे एक सुकून मिला जो बाहर से नहीं आया था, अंदर से आया था। वो उठा, अंदर गया और सो गया। उस रात नींद अच्छी आई। महीने गुजरते गए। इमरान की तनख्वाह बढ़ी, थोड़ी मगर बढ़ी। उसने उसमें से बचाना शुरू किया, बहुत कम मगर हर महीने कुछ ना कुछ। वो एक कॉपी में हिसाब रखता था, आमदनी, खर्च, बचत। कॉपी में जो रकम बचत के कॉलम में थी वो देखकर कभी कभी दिल छोटा होता था। इतनी कम थी कि लगता था पूरी जिंदगी लग जाएगी कुछ बनने में। मगर वो कॉपी बंद करता और अगले दिन फिर काम पर आता। सलीम भाई के साथ काम करते करते इमरान ने कारोबार को नजदीक से देखना शुरू किया। ये उसकी फितरत थी। वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो समझता था माल कहां से आता है, कहां बिकता है, कौन सा कपड़ा किस मौसम में चलता है, ग्राहक क्या मांगता है और दुकानदार क्या देता है। इन दोनों के बीच की खाई में असल कारोबार होता है। ये उसे धीरे धीरे समझ आया। उसने सलीम भाई से सवाल पूछने शुरू किए, तमीज से, वक्त देखकर, और सलीम भाई जवाब देते। वो खुश होते थे कि लड़के को दिलचस्पी है। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। किसी शादी के लिए 50 जोड़े कपड़े चाहिए थे, एक हफ्ते में। सलीम भाई उस दिन बीमार थे, घर पर थे। इमरान अकेला था। उसने खुद फैसला किया, थोक बाजार गया, सही कपड़ा चुना, दाम मोल भाव किया, वापस आया, सिलाई वाले से बात की, डिलीवरी का वक्त तय किया, सब कुछ एक दिन में। जब सलीम भाई वापस आए और पूरा हिसाब देखा तो उन्होंने इमरान को देखा एक लंबी नजर से और कहा, तुमने यह सब खुद किया? इमरान ने कहा, जी। सलीम भाई ने कहा, गलती कहां है? इमरान ने कहा, कहीं नहीं। सलीम भाई मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में एक तरह की तसल्ली थी जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो किसी में कुछ देख लेते हैं। उस हफ्ते के आखिर में सलीम भाई ने इमरान की तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी की और साथ में कहा, अब तू सिर्फ मजदूर नहीं है, तू दुकान का हिस्सा है। इमरान के लिए यह पहली बार था कि किसी ने उसे ऐसे देखा, बोझ की तरह नहीं, काबिलियत की तरह। वो उस रात दुकान बंद करके बाहर बैठा और बहुत देर तक बस बैठा रहा, कुछ सोचते हुए नहीं, बस महसूस करते हुए। उस एहसास का नाम नहीं था मगर वो अच्छा था। शहर में 2 साल बीत गए। इमरान की जिंदगी एक ढर्रे पर आ गई थी। काम, हिसाब, बचत, नमाज, रात को कॉपी में कुछ लिखना। उसने एक आदत बनाई थी, हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 बातें लिखता जो उसने सीखी हों। कभी कभी बड़ी बातें होती, कारोबार के बारे में, लोगों के बारे में। कभी छोटी होती, जैसे यह कि नरम आवाज में बात करने से ग्राहक ज्यादा रुकता है, या यह कि माल की सफाई उसकी कीमत से ज्यादा बताती है उसकी अहमियत। वो कॉपी भरती गई और इमरान उसके साथ भरता गया। उन्हीं दिनों बाजार में एक और दुकानदार था, रहीम चाचा। बूढ़े थे, अकेले थे, उनकी किराने की दुकान थी। उनका एक लड़का था जो दूसरे शहर में था और कभी नहीं आता था। रहीम चाचा की दुकान पर कभी कभी इमरान जाता था, राशन लेने या बस बात करने। रहीम चाचा बातें करने वाले इंसान थे, पुरानी बातें, पुराने किस्से, बाजार की यादें। इमरान सुनता था, ध्यान से, बिना जल्दी किए। रहीम चाचा को यह पसंद था। उन्होंने एक दिन कहा, तू सुनता अच्छा है बेटा, आजकल सुनने वाले कम हो गए हैं। इमरान ने कहा, आप बताते अच्छा हैं चाचा। रहीम चाचा की दुकान पर एक दिन मुसीबत आई। उनका हिसाब गड़बड़ा गया था। किसी ने उन्हें गलत माल दे दिया था और पैसे ले गया था। रहीम चाचा परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इमरान ने देखा, उसने पूरा हिसाब बैठाया, गलती ढूंढी और सप्लायर से जाकर बात की। सप्लायर पहले आनाकानी करने लगा, मगर इमरान ने बिना आवाज उठाए, बिना लड़ाई के पूरा हिसाब सामने रख दिया। हर पर्ची,
हर रकम, हर तारीख। सप्लायर के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने माल वापस किया। रहीम चाचा ने इमरान को गले लगाया उस दिन और उनकी आंखें भरी थीं। बोले, तूने आज एक बुढ़े की बहुत मदद की बेटा, अल्लाह तुझे देगा। इमरान ने कहा, चाचा आपने मुझे चाय पिलाई है इतने महीनों से, ये मेरी तरफ से। रहीम चाचा हंसे और उनकी हंसी में एक दुआ थी जो शायद उस लम्हे कबूल हो गई। इमरान की बचत अब थोड़ी ढंग की होने लगी थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, दुकान से दूर नहीं मगर अलग। पहली रात उस कमरे में वो बहुत देर तक बैठा रहा। 4 दीवारें थीं, एक छत थी, एक खिड़की थी जिसमें से रात को तारे दिखते थे। ये उसका था, पहली बार कुछ उसका था। उसने तस्बीह निकाली, दाने फेरे और शुक्र किया। मगर जिंदगी कभी एक रफ्तार पर नहीं चलती। तीसरे साल के आखिर में सलीम भाई को कारोबार में नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान। एक थोक सप्लायर ने धोखा दिया, माल नहीं आया और पेशगी चली गई। दुकान बंद करने की नौबत आ गई। सलीम भाई टूट गए। वो आदमी जिसने इमरान को थाम था अब खुद हिल रहा था। इमरान ने देखा और उसने वही किया जो उसकी फितरत में था, साथ रहा। उसने अपनी पूरी बचत सलीम भाई के सामने रख दी। सलीम भाई ने मना किया, जोर से मना किया, मगर इमरान ने कहा, भाई आपने मुझे जमीन दी थी जब मेरे पांव के नीचे कुछ नहीं था। यह कर्ज नहीं है, यह मेरा फर्ज है। दुकान बच गई मगर बमुश्किल, और इमरान फिर जीरो पर था। बचत खत्म, कमरे का किराया बाकी, जेब में बस गुजारे भर। उसने फिर दुकान के पिछले कमरे में जगह ली, बिना शिकायत के, बिना पछतावे के। रात को लेटा तो सोचा, यह सब क्यों होता है? हर बार जब कुछ बनने लगता है तो कुछ टूट जाता है। मगर उसका अगला ख्याल यह था, मगर टूटा मैं नहीं। उस रात उसने कॉपी में लिखा, पैसा जाता है, आता है, जो नहीं जाता वो है नीयत। चौथा साल शुरू हुआ। सलीम भाई की दुकान धीरे धीरे संभलने लगी। इमरान अब सिर्फ काम नहीं करता था, वो दुकान को चलाता था, समझता था, बढ़ाता था। उसने नए ग्राहक जोड़े, पुराने सप्लायरों से बेहतर दाम लिए, और एक छोटी सी बात जो उसने शुरू की, हर ग्राहक को याद रखना, नाम याद रखना, उनकी पसंद याद रखना, उनके घर का हाल याद रखना। ग्राहक वापस आते इसलिए नहीं कि दाम सस्ते थे, बल्कि इसलिए कि यहां उन्हें याद रखा जाता था। इसी बाजार में, इसी गली में एक दुकान और थी, अकरम साहब की। कपड़े का बड़ा कारोबार था उनका, शहर में नाम था। उनकी उम्र कोई 60 के पार थी, बाल सफेद थे, चाल धीमी थी मगर आंखें तेज थीं। वो कभी कभी बाजार में चक्कर लगाते, सब दुकानों पर नजर रखते, कारोबार का अंदाजा लेते। उनकी नजर इमरान पर कई बार पड़ी थी, मगर दोनों के बीच बात नहीं हुई थी। एक शाम अकरम साहब सलीम भाई की दुकान पर रुके। इमरान उस वक्त एक हिसाब समझा रहा था एक नए कारीगर को, बिना झल्लाए, बिना ऊंची आवाज किए, धीरे धीरे और पूरी तरह। अकरम साहब खड़े रहे और सुनते रहे। जब इमरान ने कारीगर को समझाकर भेजा और पलटा तो देखा वो बुजुर्ग खड़े हैं। इमरान ने सलाम किया। अकरम साहब ने कहा, कितने साल से हो यहां? इमरान ने कहा, 4 साल। अकरम साहब ने कहा, पहले कहां थे? इमरान ने कहा, गांव में। अकरम साहब ने एक पल देखा और बोले, कल सुबह मेरी दुकान पर आना, बात करनी है। इमरान ने सलीम भाई से पूछा, ये कौन है? सलीम भाई ने जो बताया उससे इमरान का दिल एक पल के लिए तेज चला। अकरम साहब शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से थे। 3 गोदाम थे उनके, शहर के बाहर भी कारोबार था। सलीम भाई ने कहा, जाना जरूर मगर हिसाब से बात करना। अगली सुबह इमरान अकरम साहब की दुकान पर गया। बड़ी दुकान थी, ऊंची छत, सामान की कतारें, और एक कोने में अकरम साहब एक पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, चाय पी रहे थे। इमरान को देखकर उन्होंने इशारा किया, बैठो। इमरान बैठ गया। अकरम साहब ने कहा, मैंने तुम्हें देखा है कई बार, तुम काम करते हो तो देखने वाला देखता है। इमरान ने कहा, बस काम करता हूं। अकरम साहब ने कहा, बस यही बात है, जो बस काम करते हैं उन्हें जानना मुझे अच्छा लगता है। बात लंबी हुई, चाय आई, बातें बढ़ी। अकरम साहब ने पूछा, घर कहां है, परिवार कौन है, कारोबार क्या जानते हो, क्या सीखा है इन सालों में? इमरान ने सब बताया, सीधा, सच, बिना बढ़ा चढ़ाकर। जब घर की बात आई तो इमरान ने कहा, घर नहीं है अब, बस इतना। अकरम साहब ने ज्यादा नहीं पूछा, मगर उनकी आंखों में कुछ था,
एक पढ़ना, जैसे वो इमरान के लफ्जों के पीछे कुछ और पढ़ रहे हों। आखिर में अकरम साहब ने कहा, मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरे साथ काम करे, सीखे, संभाले, आगे बढ़ाए। मेरे बेटे नहीं हैं, बेटी है, शहर से बाहर है, मेरा कारोबार है और वो खाली हाथों में नहीं जाना चाहिए। इमरान ने सुना, दिल की धड़कन जरा तेज हुई मगर चेहरे पर नहीं आई। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? अकरम साहब ने कहा, शागिर्द जो सीखे पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से, जो मेरे साथ रहे जैसे मेरा अपना हो। इमरान ने एक पल सोचा, सच में सोचा, दिखावे के लिए नहीं। उसके जहन में सलीम भाई थे, जिनका कर्ज था, जिनका साथ था। उसने कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। अकरम साहब ने कहा, ठीक है, मगर जल्दी बताना। इमरान सलीम भाई के पास गया। उसी शाम सब बताया। सलीम भाई ने सुना, एक लंबी सांस ली और कहा, इमरान, मैं तुम्हें रोकूंगा तो मैं गलत होऊंगा। अकरम साहब, वो मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता। जाओ। इमरान ने कहा, आपका क्या होगा? सलीम भाई ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब संभाल लूंगा। तुमने संभालना सिखा दिया। अगले दिन इमरान ने अकरम साहब को हाँ कहा और उस हाँ के साथ एक दरवाजा खुला जो इमरान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए खुल सकता है। अकरम साहब के साथ पहला दिन इमरान को याद रहा, इसलिए नहीं कि कुछ बड़ा हुआ था, बल्कि इसलिए कि कुछ अलग था। अकरम साहब ने उसे कोई काम नहीं दिया उस दिन, बस बिठाया और खुद काम करते रहे और इमरान को देखने दिया। बोले, पहले देखो, जो दिखे वो समझो, जो ना समझ आए वो पूछो, मगर बिना सोचे मत पूछो। इमरान ने वो दिन देखते हुए गुजारा। गोदाम, माल, सप्लायर, ग्राहक, हिसाब, बातचीत, सब कुछ। शाम को अकरम साहब ने पूछा, क्या देखा? इमरान ने कहा, 3 चीजें। अकरम साहब ने कहा, बताओ। इमरान ने कहा, एक यह कि आपका सप्लायर नंबर 2 माल देर से भेजता है, मगर आप उससे पुराने रिश्ते की वजह से कुछ नहीं कहते। दूसरा यह कि गोदाम में बाईं तरफ का माल नमी से खराब हो रहा है, खूनों से देखो तो पता चलता है। तीसरा यह कि आपके 3 बड़े ग्राहक पिछले 2 महीने से नहीं आए। अकरम साहब ने एक पल चुप रहकर कहा, बस एक दिन में। इमरान ने कहा, आपने कहा था देखो। अकरम साहब के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई, मगर उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। वो मुस्कुराहट इमरान ने देख ली थी। अकरम साहब एक सख्त उस्ताद थे, नरम नहीं थे, आसान नहीं थे। उन्होंने इमरान को हर चीज जमीन से सिखाई, माल की पहचान, सप्लायर से बात करने का तरीका, ग्राहक को पढ़ना, नुकसान को भांपना और कारोबार में वो बारीकियां जो कोई किताब नहीं सिखाती। वो कहते थे, कारोबार में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, वक्त की पहचान और आदमी की पहचान। बाकी सब सीखा जा सकता है। इमरान हर बात सुनता, हर बात कॉपी में लिखता और हर बात पर अमल करता। गलती होती तो अकरम साहब बताते, बिना नरमी के, सीधे, और इमरान सुनता, बिना बहाने के, सीधे। अकरम साहब को यही पसंद था उसमें कि यह लड़का गलती पर सीना नहीं तानता, सिर नहीं झुकाता, बस समझता है और अगली बार ठीक करता है। 1 साल के अंदर इमरान अकरम साहब के कारोबार का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। गोदाम का हिसाब उसके पास था, सप्लायरों से बातचीत वो करता था और नए ग्राहक जो आते थे उनमें से ज्यादातर इमरान की वजह से आते थे, क्योंकि वो याद रखता था, क्योंकि वो इज्जत देता था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। एक सप्लायर ने एक बार इमरान को कहा, भाई थोड़ा इधर उधर कर लो, मैं तुम्हें अलग से दूंगा। इमरान ने उसकी बात सुनी, फिर कहा, नहीं, बस इतना। कोई लंबी तकरीर नहीं, कोई नसीहत नहीं, बस नहीं। वो सप्लायर समझ गया। अकरम साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने इमरान को बुलाया और कहा, मुझे पता है। इमरान ने कहा, जी। अकरम साहब ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इमरान ने कहा, इसलिए कि मैंने मना कर दिया था, मामला खत्म था। आपको बताने की जरूरत उसी वक्त होती जब मैं हां कहने के बारे में सोचता। अकरम साहब ने उसे देखा एक लंबी गहरी नजर से और कहा, बैठो। उस दिन दोनों ने बहुत देर बात की, कारोबार की नहीं, जिंदगी की। अकरम साहब ने पहली बार इमरान से पूछा, घर की बात करो, असली बात। और इमरान ने बताया सब कुछ, अब्बू, नसरीन, रजिया, आदिल, वसीयत, वो रात, वो सुबह जब वो निकला था। अकरम साहब सुनते रहे, बिना बीच में बोले, बिना अफसोस जताए। जब इमरान खत्म हुआ तो अकरम साहब ने कहा, तुमने नफरत की?
इमरान ने सोचा, सच में सोचा, और कहा, कभी कभी दर्द होता था, नफरत नहीं थी। अकरम साहब ने कहा, यही फर्क है तुम में और बाकियों में। दूसरा साल, तीसरा साल, वक्त गुजरता गया। अकरम साहब का कारोबार बढ़ा। इमरान के साथ एक नया गोदाम खुला, इमरान ने संभाला। शहर से बाहर एक कारोबारी से रिश्ता बना, इमरान ने जोड़ा। अकरम साहब कम निकलते थे अब। उम्र थी, घुटने दुखते थे, मगर उन्हें फिक्र नहीं थी क्योंकि इमरान था। उन्होंने एक दिन इमरान से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, बहुत किस्म के। तुम उस किस्म के हो जो 100 में एक होता है। इमरान ने कहा, आप मेरे उस्ताद हैं, आपकी तालीम है। अकरम साहब ने कहा, नहीं, तालीम तो मैंने दूसरों को भी दी, मगर वो तुम जैसे नहीं बने। कुछ चीजें अंदर से होती हैं। 5वें साल के आखिर में अकरम साहब ने एक दिन इमरान को अपने घर बुलाया। दुकान पर नहीं, घर पर। यह पहली बार था। एक बड़ा मकान था, पुराना मगर मजबूत। उन्होंने इमरान को बैठाया, खुद सामने बैठे और एक फाइल मेज पर रखी। कहा, इमरान, मेरी उम्र हो गई है, मेरा कारोबार है और उसे एक आदमी चाहिए जो उसे आगे ले जाए, संभाल कर, ईमानदारी से, मेरी तरह। इमरान ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? अकरम साहब ने फाइल खोली, कागजात थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूं। आधा कारोबार तुम्हारा, आधा मेरा। जब मैं न रहूं तो पूरा। इमरान की सांस एक पल के लिए रुकी। उसने कहा, आपकी बेटी है। अकरम साहब ने कहा, उसका हिस्सा अलग है, मकान और जमा पूंजी। कारोबार तुम्हारा है क्योंकि कारोबार चलाना जानते हो तुम, वो नहीं। इमरान की आंखें भर आईं। अकरम साहब ने कहा, यह रोने का वक्त नहीं है। इमरान ने आंखें उठाई और कहा, जी उस्ताद। उस दिन के बाद इमरान का नाम कारोबार में शामिल हो गया, पहले साझेदार के तौर पर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। उसने कारोबार को वो दिशा दी जो अकरम साहब ने सोची थी मगर उम्र की वजह से नहीं कर सके थे। नए शहरों में संपर्क, नए किस्म का माल और एक ऐसी साख जो पैसे से नहीं बनती, वो ईमानदारी से बनती है। बाजार में लोग कहते थे, अकरम साहब की दुकान पर जाओ, वहां इमरान है, वो धोखा नहीं देगा। ये नाम इमरान ने नहीं बनाया था, ये नाम उसके काम ने बनाया था। अकरम साहब 7 साल बाद चले गए। एक रात नींद में, बिना तकलीफ के, इमरान उनके जनाजे में था, आगे की सफ में, उनके पास जो थे उनमें। उसने उन्हें अपने हाथों से कंधा दिया। उस दिन बाजार के आधे लोग वहां थे, इसलिए नहीं कि रिवाज था, बल्कि इसलिए कि अकरम साहब की इज्जत थी। इमरान ने उस दिन ज्यादा बात नहीं की, वो बस रहा, सब संभाला और रात को अकेले बैठकर बहुत देर तक खामोश रहा। उसने अकरम साहब की कुर्सी को हाथ लगाया, वो पुरानी कुर्सी जिस पर वो पहले दिन बैठे थे, और उसने कहा, शुक्रिया उस्ताद। इमरान की उम्र उस वक्त कोई 35 के करीब थी। कारोबार उसका था पूरी तरह। 3 गोदाम, शहर में 2 दुकानें और बाहर के शहरों में नाम। उसका अपना घर था, वो नहीं जो किराए पर लिया था, बल्कि उसका अपना, खरीदा हुआ, साफ सादा मगर उसका। उसमें एक कमरे में अम्मी नसरीन की तस्बीह रखी थी, एक छोटी सी शेल्फ पर, हमेशा हर घर में। और वो कॉपियां जिनमें उसने सालों से लिखा था, वो भी वहीं थी, एक दराज में। वो कभी कभी निकालता और पढ़ता, और उन लाइनों में उसे अपनी पूरी जिंदगी नजर आती। वो हर रात जब उसने लिखा था, वो हर सुबह जब उसने उठकर चलना शुरू किया था। फिर एक दिन आया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, मगर जिसके लिए शायद वो हमेशा से तैयार था। शाम का वक्त था, इमरान दुकान बंद कर रहा था। एक आम शाम, कोई खास बात नहीं। तभी उसके एक पुराने जानने वाले का फोन आया, वो जो उसी मोहल्ले से था जहां से इमरान आया था। उसने कहा, इमरान भाई, एक बात बतानी थी। आदिल और उसकी अम्मी, उनके हालात बहुत बुरे हैं। दुकान बंद हो गई, घर का कर्ज है। आदिल के दोस्त जो थे वो चले गए। लोग बताते हैं कि खाने तक के लाले हैं। इमरान ने सुना, चुप रहा। जानने वाले ने कहा, मैंने सोचा बता दूं, आप जानते हैं उन्हें। इमरान ने फोन रखा। बाहर रात उतर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और दुकान का शटर बंद किया। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा। हाँ, गाड़ी थी अब, और एक देर तक बस बैठा रहा। उसके जहन में उस रात की यादें आईं। वो शाम जब रजिया बेगम ने कहा था, यह घर आदिल का है। वो सुबह जब वो थैला उठाकर निकला था। वो जनाजा
जिसमें अब्बू के जाने के बाद भी उसे घर से निकाला गया था। वो वसीयत जो जल गई थी, उस सालों का दर्द जो उसने किसी को नहीं बताया था, बस कॉपी में लिखा था और आसमान को बताया था। और फिर एक और याद आई, अब्बू की आवाज, वो रात जब उन्होंने कहा था, बेटा सब्र कर, अल्लाह देखता है। इमरान ने गाड़ी स्टार्ट की। अगले दिन सुबह वो उस पुराने मोहल्ले में था, पहली बार इतने सालों बाद। गली वही थी मगर बदली हुई थी। कुछ मकान नए थे, कुछ और पुराने हो गए थे। वो गली के मोड़ पर रुका, वही मोड़ जहां से उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसका दिल उस लम्हे जो महसूस कर रहा था वो आसान नहीं था। कोई खुशी नहीं थी, कोई जीत का एहसास नहीं था, बस एक भारीपन था, पुराना, गहरा, जो शायद कभी पूरी तरह नहीं जाता। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। रजिया बेगम थी। इमरान ने उन्हें देखा। वो बूढ़ी हो गई थी बहुत। बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें थकी हुई थीं। मगर जो सबसे बड़ा फर्क था वो यह था, उन आंखों में वो ताकत नहीं थी जो कभी थी। वो ठंडा यकीन नहीं था जिससे वो लोगों को देखती थी। अब उन आंखों में कुछ और था, एक ऐसी बेबसी जो उम्र से नहीं, टूटने से आती है। रजिया बेगम ने इमरान को देखा और उनके चेहरे पर जो आया वो पढ़ना मुश्किल था। शर्म थी, हैरानी थी और शायद एक ऐसा डर था जो पहले कभी नहीं था। वो एक कदम पीछे हो गई। इमरान ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। बस इतना। रजिया बेगम की आंखें भर आईं और उन्होंने जो किया वो इमरान ने कभी सोचा नहीं था। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गईं और रोने लगी, बिना आवाज के, बस आंसू। इतने में आदिल आया अंदर से। वो भी बदल गया था। वो आदिल नहीं था जो इमरान को नजरअंदाज करता था, जो ऊंची आवाज में बात करता था। यह आदिल थका हुआ था। चेहरे पर वो घमंड नहीं था जो कभी रहता था, बस एक खोयापन था। उसने इमरान को देखा और उसकी आंखें झुक गईं। वो कुछ नहीं बोला। इमरान अंदर गया। घर की हालत देखी, दीवारें उखड़ी थीं, सामान कम था। वो रौनक नहीं थी जो कभी थी। वो उसी कमरे में गया जो कभी अब्बू का था। खिड़की वहीं थी मगर पर्दा फट चुका था। उसने उस कमरे में एक पल खड़े रहकर आंखें बंद की और अब्बू को महसूस किया जैसे वो वहां हों। फिर वो बाहर आया और बैठ गया। रजिया बेगम और आदिल सामने थे। इमरान ने कहा, बताओ क्या हुआ। आदिल ने बताया, धीरे धीरे, रुकते हुए। दुकान चली नहीं थी। आदिल को कारोबार नहीं आता था। उसने कभी सीखा नहीं था। जो लोग दोस्त लगते थे वो पैसे में थे। पैसा गया तो वो भी गए। कर्ज हुआ, कर्ज बढ़ा और एक दिन घर पर भी दबाव आ गया। रजिया बेगम ने बीच में कुछ कहना चाहा मगर आदिल ने उन्हें रोका। कहा, अम्मी रहने दो। और इमरान ने देखा आदिल में कहीं कुछ था जो पहले नहीं था। एक शर्म, एक एहसास जो देर से आया था मगर आया था। इमरान ने सब सुना, फिर कुछ देर खामोश रहा। उस खामोशी में बहुत कुछ था, बहुत पुराना, बहुत गहरा। फिर उसने कहा, ठीक है, कर्ज का बंदोबस्त हो जाएगा, घर ठीक होगा। आदिल, अगर काम सीखना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाऊंगा। आदिल ने उसे देखा, आंखें अभी भी झुकी थीं। उसने कहा, इमरान, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। इमरान ने कहा, जो हो गया वो हो गया, आगे की सोचो। रजिया बेगम रो रही थीं, अब आवाज के साथ। उन्होंने कहा, बेटा मैंने। इमरान ने उन्हें रोका, नरमी से मगर पक्के तौर पर। बोला, अम्मी मुझे माफी नहीं चाहिए, बस ठीक रहिए। वो उठा जाने के लिए। तभी आदिल ने कहा, इमरान एक बात है। इमरान रुका। आदिल अंदर गया और एक पुरानी डिब्बी लेकर आया, वो डिब्बी जो इमरान ने कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, यह अब्बू ने छोड़ी थी, कहा था कि अगर कभी इमरान मिले तो दे देना। इमरान ने डिब्बी ली, हाथ थोड़े कांपे, खोली। अंदर एक कागज था, पुराना, मुड़ा हुआ मगर साबुत। इमरान ने वो कागज खोला और पढ़ा। वो वसीयत थी, वो पहली वसीयत जो जल गई थी, जो खत्म हो गई थी। वो नहीं, ये कुछ और था। ये यूसुफ के अपने हाथ का लिखा हुआ था, कांपती लिखाई में मगर हर लफ्ज साफ। लिखा था, मेरे बेटे इमरान को जो मैं जुबान से नहीं कह सका वो यहां लिख रहा हूं। तू मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरा सब कुछ है। जो तेरे साथ हुआ उसके लिए मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं कि मैं रोक नहीं सका। मगर तू जान, तेरी मां नसरीन ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि इस बच्चे का ख्याल